दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज की घटना है बरेली के साइको किलर की। उस साइको किलर ने 13 महीनों में 11 महिलाओं की हत्या की थी। पूरे इलाके में हाहाकार, एक तरीके से डर का माहौल बन गया था। कोई भी औरत अकेली जाने से डरती थी। पुलिस पर पूरा दबाव, वहाँ के जो न्यूज़ एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, सबका एक तरीके से पुलिस पर प्रेशर, और हत्यारे का कुछ पता नहीं। ये कहानी है बरेली की। 17 जून 2023 को वहाँ पर एक महिला का रास्ते में एक शव मिलता है। महिला का नाम था धनवती, उम्र 44 साल। ये कुलचा गांव है बरेली में। ये कुलचा गांव की महिला का ये शव मिलता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहाँ पर जाकर देखती है तो उसी की चुनरी से उस महिला का गला घोंटकर किसी ने उसको मारा है। पुलिस तहकीकात करती है कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, बेटा पति, सबकी इंक्वायरी करती है। ज़मीन जायदाद का मसला, कोई लड़ाई झगड़ा हो। पुलिस इन चीज़ों में लगी हुई थी कि तभी एक दूसरी वारदात होती है 1 जुलाई को। यहाँ पे प्रेमवती 55 साल, ये घनौटा फटकरनी रोड पर इसकी लाश मिलती है। मर्डर स्पॉट भी बिल्कुल सेम थी। बिल्कुल उसी तरीके से, उसी की चुनरी से उसका गला घोंटकर प्रेमवती को भी मौत के घाट उतारा गया था। यहाँ पर पुलिस फिर दूसरे एंगल से जांच करती है कि दोनों महिलाओं में कोई संबंध हो, या उनके परिवारों में कोई संबंध हो, या कोई दुश्मनी हो, कोई ज़मीन जायदाद का कोई ऐसा झगड़ा हो। इन चीज़ों को पुलिस कर रही थी कि तभी 31 अक्टूबर को लखीमपुर में एक महमूदन नाम की महिला का शव मिलता है, जिसकी उम्र 55 साल होती है। पुलिस उसकी जांच करती है। इतने में ही फिर एक 20 नवंबर को खरसैनी में ये दुलारी देवी जो 65 साल की महिला है, उनका शव मिलता है। 26 नवंबर को जगदीशपुर में फिर एक 55 वर्षीय महिला का शव मिलता है। इस तरह कुल मिलाकर 11 महिलाओं की हत्या हो चुकी होती है कुछ ही दिनों में। अब इतनी सारी महिलाओं का एक साथ हत्या होनी, जिनमें मर्डर जो उनके करीब करीब सेम तरीके से थे, थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क था कुछ में, बाकी कुछ के बिल्कुल सेम थे। अब पूरा माहौल वहाँ का ख़राब, क्योंकि कोई भी महिला कहीं भी अकेली जाने से डरे, और जो पुरुष थे उनमें दहशत कि कहीं हमारी महिला के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। इन सब चीज़ों से पूरा प्रेशर पुलिस के जो एसएसपी होते हैं उन पर पड़ता है। पूरी दबाव डाला जाता है। पूरी ताकत के साथ पुलिस अपना काम करती है, लेकिन लोगों की वही शिकायत कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है। अब इसी बीच जो वहाँ के एसएसपी थे उनका तबादला हो जाता है, और वहाँ पर एक नए एसएसपी आते हैं जो 3 साल से आजमगढ़ जैसे सेंसिटिव ज़िले में काम कर रहे थे। तो उनका नाम था अनुराग आर्य। अब आजमगढ़ से सीधा ट्रांसफ़र अनुराग आर्य का वहाँ पर होता है, और आते ही एक इनकी रस्म होती है कि सब प्रेस वालों को बुलाया जाता है, और जो एसएसपी साहब हैं उनसे क्वेश्चनिंग होती है कि आप किस तरह काम करेंगे, आपकी प्राथमिकता क्या होगी, पुराने केसों को कैसे देखेंगे, नए का क्या करेंगे। तो एसएसपी साहब इसका इन सब का जवाब देते हैं। इसी बीच एक पत्रकार उनसे पूछता है कि जो यहाँ पर 11 महिलाओं की हत्या हुई है और अभी तक उसमें कोई भी कातिल नहीं पकड़ा गया है, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? अनुराग जी इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं कि मैं इसको सबसे टॉप पे रखूँगा और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस केस को मैं सुलझा पाऊँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होती है। अब अनुराग आर्य जी
पुलिस जो उनके इलाके में जितने भी थाने होते हैं उनसे मीटिंग करते हैं, उनके जो थाना अध्यक्ष को सबको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि कितने पुराने केस हैं, कितने नए केस हैं, कौन से केस ऐसे हैं जिन पे काम हुआ है, कौन से रुके हुए हैं, किस वजह से रुके हुए हैं। मतलब पूरी चीज़ें, पूरा डाटा वो सारा मांगते हैं, सब देखते हैं। और उसके बाद वो फिर जो सबसे चर्चित और सबसे परेशान करने वाला जो केस था, ये साइको किलर का, उस पर अनुराग आर्य एसएसपी फिर बात करते हैं कि इन महिलाओं की हत्याएं कैसे हुई हैं, कब हुई हैं, क्यों हुई हैं। सारी चीज़ों के वो पुलिस से जवाब मांगते हैं कि आपने इसमें क्या करा, जो उनके जूनियर थे। अब पुलिस वालों के पास तो हमेशा कुछ ना कुछ बातें बताने को होती हैं कि जी हमने इतनी रेड मारी हैं, इतनी गिरफ्तारी करी हैं, हम यहाँ गए, वहाँ गए, उसको उठाया, इसको उठाया। मतलब इस तरीके से बताते हैं जैसे 24 घंटे में 20 घंटे इन्होंने इसी केस पर ही काम कराया, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ नहीं। खैर, मीटिंग पूरी होती है और अब अनुराग आर्य जो एसएसपी हैं वो उनको उनसे कहते हैं कि ये हत्याएं किस इलाके में हुई हैं, उसका डाटा, और जो मौका वारदात पर उन बॉडियों की, उन लाशों की फ़ोटो खींची गई है, जो ये फॉरेंसिक टीम फ़ोटो खींचती है और वीडियो बनाती है, प्लस उन महिलाओं के मोबाइल नंबर और जिन्होंने उनके नाम की एफआईआर करी है, जो उसकी पैरवी कर रहे हैं, उनके नंबर, ये सारी चीज़ें मेरे पास लेकर आओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, फ़ोटोग्राफी, वीडियो, ये सारी चीज़ें कल मुझे सबसे चाहिए। अब अगले दिन सारी चीज़ें टेबल पर होती हैं। अब अनुराग आर्य जी उसमें सिमिलरिटी ढूंढते हैं कि उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वारदात हुई है कैसे हुई है। तो उसके 2-3 चीज़ें वो नोट करते हैं उसमें। पहली तो उसके अंदर ये होती है कि ये सिर्फ 2 थाना क्षेत्रों के अंदर हुआ था। एक थाना था शाही, ये शाही जगह पर है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कोई इतना मतलब देहाती है, कोई बसा पता नहीं है, वहाँ पर फैक्ट्री हैं। तो एक शाही, और दूसरा थाना था ये किशनगढ़ के नाम से, तो ये देहात है और का थाना है, एक कस्बा है यहाँ पे। तो सिर्फ इन 2 थानों के बीच में, इनके एरिया में ये 11 महिलाओं की हत्या हुई थी। तो जो एसएसपी साहब थे उनकी समझ में आ जाता है कि ये 25 किलोमीटर का एरिया वो चुनते हैं कि इसके अंदर हत्यारा है और उसने जो हत्याएं हुई हैं इसके अंदर ही हुई है, तो हो सकता है वो यहीं पर रहता हो। दूसरी सिमिलैरिटी उनको नज़र आती है कि जो महिलाओं की बॉडी मिली थी, तो उसी की चुंडी से उनका गला घोटा गया था और बाईं तरफ एक गांठ मारी गई थी। कि गला पूरी तरह खींच के घोटने के बाद में जब दम निकल जाता है, और फिर इतनी कस के गांठ बांधी गई थी, जो जो सांस की नली का जो पाइप है ये बिल्कुल बंद रहे कि कहीं उसको दोबारा सांस ना आ जाए। मतलब कोशिश इस तरीके से मारने के बाद भी उस फंदे को टाइट करके बांधा गया था। तो ये सारी चीज़ एसएसपी साहब देखते हैं और उसके बाद फिर वो एक टीम 22 टीम बनाते हैं, जिसमें महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस दोनों होती हैं। 22 टीम बनाते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं पूरा कि इसको पकड़ा जाए। तो 22 टीम बनाने के बाद उनको ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप नुक्कड़ सभाएँ करेंगे और जितने भी इसे 25 किलोमीटर में जो भी गांव आ रहे हैं उनमें जितने भी महिला पुरुष हैं सबके आधार कार्ड जाके आप चेक करो। कोई ऐसा आदमी उनमें मिले कि जिसका आधार कार्ड ना हो और वो यहाँ पे रह रहा हो, या उन गांव वालों को बोलो कोई ऐसा संदिग्ध जो गांव में उस गांव का नहीं है वो वहाँ पर रह रहा हो या आता हो। और सारी महिलाओं को बोलो कि अकेले कहीं ना जाएं, जहाँ भी जाएं तो ग्रुप में जाएं या पुरुष के साथ जाएं, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं और उसके बाद वो चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा, तो जहाँ पर भी ये वारदात हुई थी वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उनके रास्तों में सीसीटीवी कैमरे थे। तो वो फैसला करते हैं उन सब की फुटेज लेने का
जैसे पोस्टमार्टम में अगर महिला की मौत बताई गई है कि 5 बजे हुई है या 4 बजे हुई है या 12 बजे हुई है, तो उसके 1-2 घंटे आगे की फुटेज और 1-2 घंटे पीछे की फुटेज, कि वहाँ से कौन गया है, कौन आया है, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट कराते हैं। और अब वो 600 कैमरे अपनी तरफ से वहाँ पर लगवाते हैं उस इलाके में, कि कहीं कोई और मर्डर ना हो जाए। क्योंकि पहले इतना दबाव था और न्यूज़ वालों का, जो क्राइम न्यूज़ वाले हैं, ऊपर से फिर 11 महिलाएं की बहुत बुरी तरह से हत्या हुई थी। तो ये सारी चीज़ देखते हुए वे 600 कैमरे लगवाते हैं कि अगर आगे ऐसी कोई वारदात होती भी है तो वो कैमरे की पकड़ में आनी चाहिए। उसके बाद जो उनकी 22 टीमें होती हैं, उनकी शर्टों में, उनके हेलमेट में वो हिडन कैमरे लगाते हैं। और कुछ पुलिस वालों को ये बोला जाता है कि तुम उस इलाके में ऐसी साइकिल से, बाइक से, गाड़ी से ऐसे घूमते रहो या पैदल घूमो जहाँ भीड़ भाड़ है, तो इस कैमरे में वीडियो बनती रहेगी और शाम को इसको लाकर थाने में दो और फिर इसको भी चेक करा जाएगा। उसके बाद जितने भी रास्ते थे और जो भी टाइमिंग थी मर्डर की, जो 2-2 घंटे बाद की और पहले की फुटेज निकाली जाती है, उसमें चेक करा जाता है कि इन 11 जगह पर कोई एक जैसी शक्ल का आदमी जा रहा हो, जाता हुआ मिले या आता हुआ मिले। तो इस सारी चीज़ों में, और जो वहाँ पर रास्ते में होटल थे या दुकानें थीं, उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई असंदिग्ध क्या हो। फिर स्केच एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, तो वो सीसीटीवी कैमरे में चेक करा जाता है, तो उसमें उसको देखकर 3 स्केच बनाए जाते हैं। स्केच बहुत सारे बनते हैं, लेकिन 3 स्केच ऐसे होते हैं जो लगभग सेम थे। तो वहाँ पर पुलिस को ये हो जाता है कि ये मिलता-जुलता एक स्केच तीनों का, फिर एक स्केच बना, बहुत सारे स्केचों से 3 स्केच बनाते हैं, फिर 3 से 1 बनाते हैं। अब उसको जो है वो पब्लिक करते हैं स्केच को, लोगों को दिखाते हैं कि लगभग आदमी ऐसा है, और बाकी पूरी जाँच पड़ताल चली रही होती है। तो इसकी जाँच चल रही होती है, इसी बीच जितने भी जब स्केच पब्लिक होते हैं तो करीब 400 ऐसी कॉल आती हैं, या 400 कुछ लोग आते हैं थाने में कि जी हमारे गांव में भी एक ऐसा आदमी है, अब ये पता नहीं है कि इसमें क्या है नहीं क्या है, लेकिन इससे मिलता जुलता है। अब पुलिस हर कॉल का जवाब देती है, चेक करती है, उसकी प्रोफाइल देखती है, लेकिन वो नहीं निकलता इस तरीके से। लेकिन पुलिस पूरी जांच में जो हिडन कैमरा लेकर मार्केट में घूम रही है, गांव में घूम रही है, 600 कैमरे की फुटेज देखी जा रही है, कोई संदिग्ध है ऐसा देखा जा रहा है, महिलाओं को ना निकलने की ताकीद की जा रही है, सारे गाँवों के आधार, गाँवों में जितने भी बंदे हैं, महिला पुरुष सबके आधार कार्ड चेक करे जा रहे हैं। तो एसएसपी अनुराग आर्य की पूरी ताकत उसमें लगी हुई होती है, उनकी पूरी टीम की, कि किसी भी तरीके से उसको पकड़ा जाए। अब जो उसका स्केच है, तो एक फ़ोन आता है कि इसके जैसी शक्ल का एक आदमी हमारे गाँव में है और हमारे गाँव का ही है। अब पुलिस जाती है गाँव, ये नवाबगंज थाना क्षेत्र में गाँव बाकरगंज में समूहा गाँव है। तो समूहा गाँव का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कुलदीप गंगवार। पुलिस उसको उठाकर लाती है, उससे बात करती है, तो पहले वो मना करता है, घुमाता है, लेकिन फिर वो पुलिस के जो सवाल थे उनके जवाब नहीं दे पाता। तो फिर वो इस चीज़ को कबूल करता है कि जी हाँ, मैंने ही हत्याएँ की हैं। अब पुलिस पूछती है कि कैसे करी हैं, कब करी हैं, क्योंकि पुलिस वैसे ही फूँक-फूँक कर कदम रख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत आदमी को उठा लें और उसको पब्लिक कर दें और बाद में पता चले कि वो है ही नहीं। तो पहले से ही पुलिस पर इतना प्रेशर था कि आप अपराधी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़ भी लें और उसको पब्लिक कर दें और बाद में पता चले वो है ही नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी कि आदमी सही होना चाहिए, कोई गलत आदमी नहीं होना चाहिए। तो पुलिस उससे पूछती है कि ठीक है, अगर तूने ये कत्ल किए हैं तो अब तुम हमें उन मौके वारदात पर लेकर जाओ कि कहाँ पर करे हैं। तो अब कुलदीप गैंगवार उनको लेकर जाता है, तो वो 6 जगह ऐसी दिखाता है जहाँ पर उसने हत्याएँ की थी। तो अब वहाँ थाने से पता करा जाता है कि यहाँ से बॉडी मिली थी, तो वो 6 की 6 ऐसी जगह थी जहाँ पर महिलाओं की
लाशें वहाँ पर मिली थी। तो ये क्लियर हो जाता है कि जो अपराधी पकड़ा है वो बिल्कुल ठीक है और यही वो अपराधी है जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन अब उसको कोर्ट में भी हाजिर करना है और उसके लिए सबूत चाहिए, क्योंकि ये भी है कि जो भी चीज़ आप पुलिस को बताओगे, जो भी बयान आप पुलिस को दे दोगे या जो कबूलनामा कर लोगे, कोर्ट में जाकर उसकी कोई मान्यता नहीं मानी जाएगी। तो कोर्ट में जाकर वो ये भी बोल सकता है कि जी मुझे तो पुलिस ने टॉर्चर करके ये चीज़ लिखवाई है, मुझे मारा है, पीटा है और सब चीज़ मुझसे कहलवाई है और मुझसे वीडियो बनवाई है, उन जगह पे खुद लेके गई थी। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को इन चीज़ों को पहले सोच के रखती है। अब पुलिस उससे पूछती है कि तू वहाँ क्या करने गया था, कब गया था, कैसे गया था? तो वो बताता है कि मैं बहुत परेशान था, मैं छोटा-सा था, तो मेरी जो माता हैं, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे पिताजी जो मेरा पालन-पोषण कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब जो मेरी सौतेली माँ थी, उसका व्यवहार मेरे प्रति बहुत बुरा था। वो मुझे बहुत मारती थी, बहुत पीटती थी, बहुत काम कराती थी, दुर्व्यवहार करती थी। तो मेरा दिमाग उसमें बहुत परेशान रहने लगा। फिर मेरी बहन थी, उनकी भी मौत हो गई। तो अब जो भी मुझसे प्यार करने वाले थे, मेरी माँ और मेरी बहन, उन दोनों की मौत हो चुकी थी। अब मेरे पास सौतेली माँ थी और वो भी ऐसी कि उसका जो मेरे लिए प्रति व्यवहार बहुत बुरा था। अब धीरे-धीरे मैं बड़ा हुआ और अब कुछ दिन बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी करा दी। अब शादी होने के बाद में अब मेरी पत्नी के प्रति भी मेरी माँ का जो सौतेली माँ थी, उसका व्यवहार वही रहा। अब पत्नी मुझे कहने लगी कि आप ये इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं हैं, कुछ करते क्यों नहीं हैं? आपकी माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, मारती है, पीटती है। तो मैं पहले ही इतना डरा हुआ था कि मेरी पहले से इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको कुछ बोल पाता अपनी माँ को, तो मैं बीवी के बारे में क्या बोलता। बीवी ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बोल पाता। आखिर ये हुआ कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे मन में महिलाओं के प्रति इतनी नफ़रत हो गई कि मुझे कोई भी महिला दिखती, तो उसको देखकर मेरा खून खौल जाता और मेरे हाथ-पैर काँपने लगते और मुझे ऐसा लगता कि मेरी ज़िंदगी ख़राब इन्हीं महिलाओं ने ही की है और मैं सोचता कि आज मुझे किसी न किसी महिला की हत्या करनी है और ज़रूर करनी है। और इसी तरीके से मैंने पहली हत्या करी, तो मुझे बहुत सुकून मिला उसको मारकर, क्योंकि वो उसकी जो चेहरा था, मेरी सौतेली की माँ की तरह था। कोई भी महिला अगर ऐसी दिख जाए जिसका चेहरा मेरी बहन की तरह हो या मेरी माँ की तरह हो या मेरी सौतेली माँ की तरह हो, तो मेरे अंदर का जो शैतान जाग जाता और मुझे लगता कि मुझे इसको मारना चाहिए। अब मैं उसका पीछा करता और पीछा करने के बाद मैं देखता कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं है। अगर मुझे कोई देख लेता, तो मैं उसकी हत्या नहीं करता था, मैं कैंसल कर देता था और मैं घर आया था और मैं फिर अगले दिन निकलता था। अब मैंने कभी भी मोबाइल का यूज़ नहीं करा, मुझे मोबाइल यूज़ करना आता ही नहीं है। दूसरा, ना ही मैं कोई वाहन यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई वाहन है ही नहीं, तो वो पैदल ही घूमता था हर जगह। और इसीलिए जो पुलिस ने जो दम डाटा वहाँ का निकाला था, क्योंकि जो 11 हत्याएँ हुई थी, तो पुलिस ने कोशिश करी थी कि कोई ऐसा मोबाइल नंबर हो जो 11 की 11 जगह पे एक्टिव हो। तो जो क्राइम ब्रांच वाले हैं वो खुद परेशान हो गए थे कि कोई भी मोबाइल ऐसा मिल ही नहीं रहा था, तो वो कारण यही था कि जो डंप डाटे में मोबाइल नहीं आया था, वो कारण यही था कि वो मोबाइल रखता ही नहीं था। और सीसीटीवी कैमरे में वाहन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो वाहन भी नहीं रखता था। तो पैदल के तो रास्ते भी अलग होते हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी अगर होंगे भी तो रास्तों पे होंगे, हाईवे पे होंगे, और पैदल तो आदमी खेतों में से निकल जाता है बीच में से। तो इसलिए वो दोनों तरीके से सुरक्षित था, सीसीटीवी से भी और मोबाइल से भी, और इसीलिए वो इतनी जल्दी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। अब उसको लगा था कि इन्हीं महिलाओं की वजह से मेरी ये चीज़ हुई है, तो उसकी प्लानिंग पूरी यही रहती थी कि जब भी कोई पीछा करता उसको देख लेता था, तो वो हत्या कैंसिल कर देता था और मारने के बाद वो फिर उसके गले में ऐसी गाँठ बाँधता था। जब उससे पूछा गया कि तुम बाईं तरफ गाँठ क्यों मारते थे? तो वो कहता कि मुझे डर लगता था कहीं ऐसा ना हो उसका साँस दोबारा से चल पड़े
हमने जैसे फिल्मों में देखा, एकदम झटका लगा, एकदम से दोबारा ज़िंदा हो गई। तो अगर ये ज़िंदा हो गई और मैं यहाँ से जा चुका हूँगा, तो ये मेरी सारी पोल खुल जाएगी और मुझे पुलिस पकड़ लेगी। तो मैं परमानेंट गाँठ ऐसी इतनी कस के मार के जाता था कि उसको सांस आए ही ना कभी भी। और दूसरा, मैं उसकी एक निशानी लेता था कि जो उस निशानी को देखकर अब मुझे सुकून मिले कि मैंने इसको मारा था। तो उसने किसी की पायल, किसी की बिंदी, किसी की हंसली, धनवती का आधार कार्ड था, किसी की चूड़ी थी, और ये महमूदन और प्रेमवती की एक हंसिया है, बिंदी, लिपस्टिक, ब्लाउज़, एक बीड़ी माचिस, और 130 रुपये पुलिस ने उससे बरामद करे। और जिनकी हत्याएँ हुई थी उनका ये सामान जो कोर्ट में पुलिस उनको दिखा सके। तो पूरी कहानी में इसमें ये था कि वो इतना परेशान था, इतना टॉर्चर उसको उसके साथ हुआ था कि ये सारी डाटे जब पुलिस ने दूसरे डॉक्टरों को दिखाए थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो भी अपराधी है, ये बहुत स्ट्रेस में है और बहुत परेशान है, और इसको काफ़ी दुःख पहुंचा हुआ है। और ये आदमी, क्योंकि ये काम कोई नॉर्मल आदमी तो करेगा नहीं ये चीज़। तो उसके साथ जो दुःख हुआ था, जो उसके साथ परेशानियाँ हुई थी, जो उसको पीड़ा मिली थी, उस गुस्से को वो बजाय अपनी माँ पर निकालने के दूसरी औरतों पर निकालता था। और इस तरीके से उसने 6 हत्याएँ खुद कबूल करी, कुलदीप गंगवार ने। अब हत्याएँ हुई थी 11। तो पुलिस ने कहा कि बाकी हत्याएँ किसने की हैं फिर, क्योंकि जब 6 हत्याएँ हुई थी, तो जो कुलदीप गंगवार था, उसकी मर्डर करने का तरीका अलग, बिल्कुल चुनरी से था, और वो गाँठ मार के छोड़ता था। लेकिन और जो 5 हत्याएँ थी, पुलिस को लगा था ये भी उसी ने की होंगी, जबकि वो उसने नहीं की थी। तो उनकी तलाश जारी है। बाकी 6 का ये केस सॉल्व हो गया है, और जो ये सीरियल किलर था, ये पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये थी आप आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी राय और अपना मशवरा, अपने सुझाव, सवाल कमेंट में ज़रूर दें। कल आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।